हम बीपीएससी का महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। बीपीएससी जो आने वाला एग्ज़ाम है, जो 72 का जो एग्ज़ाम होने वाला है, अर्थात 12वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, वो जुलाई में होने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में अब हमारे पास टाइम नहीं है, तो करना क्या होगा, कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और वो महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, ये देखिएगा। टॉपिक या 4 चैप्टर की हम लोग बात करेंगे। एक का नाम है हिस्ट्री, है ना? सेकंड है साइंस। जो सिलेक्टिव कुछ जो चैप्टर होंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है करेंट अफेयर्स और 4 है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल, ठीक है। तो आप जानते हैं कि हिस्ट्री का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो कुछ वेटेज इसका भी है और इसका है। ये दोनों का अगर मिला दिया जाए तो लगभग 40% जो है ना, बीपीएससी के लिए वो रामबाण काम करता है। तो अगर हम बात करेंगे या हिस्ट्री में, तो एक टॉपिक आता है नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है? नेशनलिज्म इन इंडिया। अगर आप इस टॉपिक को मन से पढ़ लेते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको हिस्ट्री से 40% क्वेश्चन टच हो जाता है, ठीक है? और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे बात करेंगे मॉडर्न मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करेंगे, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा या संभावना जो बनता है, वो टॉपिक है 1857 से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। 1857 की जो रिवोल्ट है, जो क्रांति है, यहाँ से सादे ज़्यादा सवाल आते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसी पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। 1857 की क्रांति पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति क्या है, ठीक है? किस कारण से 1857 की क्रांति हुई थी, इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। 1857 की क्रांति के कारण क्या है? तो कारण नंबर फर्स्ट है, एक का नाम है, कारण है पॉलिटिकल कारण, पॉलिटिकल कॉजेस। पॉलिटिकल कॉजेस क्या है, हिंदी में कहते हैं राजनीतिक कारण क्या है। इसका राजनीतिक कॉजेस क्या है, ये देखेंगे। सेकेंड कह रहा है कि इसका इकोनॉमिकल कॉजेस क्या था। इकोनॉमिकल कॉजेस, आखिर 1857 का जो विद्रोह हुआ, इसके पीछे इकोनॉमिकल कॉजेस का रोल क्या था। तीसरा है सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। सोशल एंड रिलीजियस कॉज पर हम चर्चा करेंगे। फिर अगला हम लोग बात करेंगे सैनिक कारण, है ना? अगला हम लोग क्या करेंगे, सैनिक कारण पर चर्चा करेंगे, ठीक है? फिर हम लोग बात करेंगे इमीडिएट कॉज, अर्थात तत्कालिक कारण पर हम लोग तत्कालिक तत्कालिक कारण पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर ये 1857 की क्रांति जो हुई, इसके पीछे कौन-कौन से कारण थे। तो आइए हम बारी-बारी से चर्चा करेंगे कि पॉलिटिकल कॉजेस क्या है। पॉलिटिकल कॉजेस अर्थात राजनीतिक कारण क्या है? पॉलिटिकल कारण क्या है? राजनीतिक कारण क्या है? आइए हम लोग इसी पर चर्चा सबसे पहले करने वाले हैं, ठीक है? राजनीतिक कारण क्या है? आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। 1857 की राजनीतिक कारण क्या है? तो इसमें हम लोग बात करेंगे 2 व्यक्ति का, जो सबसे खतरनाक व्यक्ति है, और वो उस व्यक्ति का नाम है, एक का नाम है लॉर्ड डलहौजी। एक का नाम क्या है? लॉर्ड डलहौजी, ठीक है? और एक व्यक्ति का नाम है लॉर्ड वेलेज़ली, ठीक है? लॉर्ड वेलेज़ली है,
ये दोनों एक नंबर के बदमाश पर्सन थे, या फिर तेज कहिए। अपने देश के विकास में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अपने देश मतलब ब्रिटेन के विकास के लिए बात किया, इंडिया के विकास के लिए नहीं। तो लॉर्ड डलहौजी ने क्या शुरुआत किया भाई? आखिर क्या कारण था लॉर्ड डलहौजी? आखिर क्या किया? ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया हमारे देश में? इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक पॉलिसी पास की, एक पॉलिसी पास किया। उस पॉलिसी का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। क्या नाम है उसका? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हड़प का सिद्धांत। इन्होंने जो पास किया वो क्या था? हड़प का सिद्धांत। ठीक है, वो टॉपिक का नाम क्या है? हड़प का सिद्धांत। हिंदी में ये सवाल पूछा जाता है कि ये क्या है। आपसे पूछेंगे कि हु इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या फिर किसने हड़प का सिद्धांत की शुरुआत किया था? तो वो व्यक्ति का नाम क्या है? वो व्यक्ति का नाम है लॉर्ड डलहौजी। अब सवाल ये उठता है कि हड़प के सिद्धांत के तहत क्या क्या किया गया? तो डलहौजी ने हड़प के सिद्धांत के तहत कई क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाया। मतलब हड़प का सिद्धांत क्या है, पहले ये जान लेते हैं। हड़प का सिद्धांत क्या है? ठीक है ना? अब हड़प का सिद्धांत क्या है, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि हड़प का सिद्धांत या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है। दरअसल बात ये है कि जिस भी राजा का, कोई भी किंग हो या कोई भी निजाम हो, भारत में जो निजाम का जो शासन होता था, या कोई भी नवाब हो, ठीक है, जो भी हो, अगर उसका कोई अपना पुत्र नहीं है, ठीक है, कोई भी उसका सन नहीं है, और सन नहीं, अपना सन नहीं है, अगर वो किसी और को अडॉप्ट करता है, किसी भी सन को अडॉप्ट करता है या फिर उसे गोद लेता है, तो जो इसकी जो संपत्ति होगी वो अडॉप्ट किए हुए बेटा को संपत्ति नहीं होगा। इट मीन्स ये हो रहा है कि इसकी जो वेल्थ होगा, यानी इसका जो भी संपत्ति होंगे, वो किसके अधीन में चला जाएगा? ब्रिटिश सरकार के अधीन में चला जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन में चले जाएंगे। तो इसको लेकर के इन लोगों ने क्या किया? विरोध करना शुरू किया। तो इसके तहत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किन किन क्षेत्रों को मिलाया गया? तो पहला नंबर है, एक का नाम है सतारा। एक का नाम क्या है? सतारा। सेकंड का नाम क्या है? जैतपुर। याद रखिएगा, ये सब आपसे मिलाने के लिए, मिलान के लिए पूछेगा, या फिर ये पूछेगा कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत किन किन क्षेत्रों को मिलाया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। एक तीसरा है संबलपुर। क्या नाम है? संबलपुर। ठीक। चौथा का नाम है बघाट। पांचवा है झांसी। छठा है नागपुर। सातवां है लखनऊ, सॉरी, अवध। अवध को, इन सब क्षेत्रों को ब्रिटिश सरकार ने अपने क्षेत्र में मिला लिया, अर्थात वो ब्रिटिश साम्राज्य कहलाया, ब्रिटिश एरिया कहलाया। सतारा को कब मिलाया? तो 1848 में। जैतपुर और संबलपुर को, ये दोनों को मिलाया 1849 में। बाघाट को 1850 में। ये मैचिंग के लिए सवाल करता है। झांसी को 1853 में, जबकि नागपुर को 1854 में, अवध को 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सतारा और ये सब जितने भी हैं, ठीक है ना, नागपुर तक, 1 मिनट, ये सब जितने भी हैं, ये सब यहाँ पे जिस किसी का अपना कोई सन नहीं था, अपना कोई पुत्र नहीं था, तो इसको साम्राज्य में मिला लिया। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू होगी। लेकिन अवध एक ऐसा एरिया था जहाँ पे वहाँ के नवाब का सन भी है, बेटा भी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसको मिला लिया जाता है हड़प के सिद्धांत में, अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। क्यों? क्योंकि इसको बोला गया कि यहाँ पे मिस गवर्नमेंट हो रही है। मिस गवर्नमेंट इट मीन्स, मिस गवर्नमेंट इसमें क्या हो रहा है कि ये हाँ, कुशासन के आधार पर, यहाँ पे क्या कहा गया? कुशासन, यानी कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है।
उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गया होगा। एक व्यक्ति और है जिसका नाम अभी जस्ट लिए हैं हम, उसका नाम क्या है? लॉर्ड ब्लेजली। ठीक है, लॉर्ड ब्लेजली की बात करेंगे। दूसरा व्यक्ति क्या है? सेकेंड व्यक्ति का नाम है लॉर्ड ब्लेजली। ये भी खतरनाक व्यक्ति था। ये भी क्या है? एक खतरनाक पर्सन है। लॉर्ड ब्लेजली ने एक चीज शुरुआत किया, जो पॉलिसी पास किया, जिसका नाम है सब्सिडियरी अलायंस। क्या नाम है उसका? सब्सिडियरी अलायंस। सब्सिडियरी अलायंस क्या है, जरा से ये समझ लीजिए। इसको हिंदी में कहते हैं सहायक संधि। नाम के लिए सहायक संधि है, और ये सहायक किसके पक्ष में है ये भी देखेंगे हम लोग। सहायक संधि नाम का है ना। यहाँ से सवाल पूछते हैं इस तरह से कि निम्न में से किस व्यक्ति ने सब्सिडियरी अलायंस की शुरुआत किया? सहायक संधि न लिख करके डायरेक्ट लिखेगा सब्सिडियरी अलायंस। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे कि सब्सिडियरी अलायंस है क्या। तो सब्सिडियरी अलायंस में ये है, ये जो पॉलिसी पास किया गया सब्सिडियरी अलायंस, जो पॉलिसी पास की गई, इसके तहत कहा गया कि देखो भाई, सेना मेरा रहेगा। सेना यानी सेना जो होंगे वो होंगे मेरा, लेकिन खर्चा कौन करेगा? खर्चा आप करिएगा। हाँ, तो भारतीय राजा को कहा गया कि खर्चा आप करिएगा। ठीक है। जब भी कोई युद्ध होगा तो बिना किसी परमिशन के, यानी विदाउट परमिशन, मतलब बिना आप परमिशन के, माने बिना हमारे परमिशन के आप किसी भी राजा से झगड़ा नहीं करिएगा, या फॉरेन कोई पॉलिसी पास करिएगा। ठीक है, कोई संधियां करिएगा, कोई अलायंस करिएगा, तो बिना हमारी अनुमति के आप अलायंस किसी राजा से नहीं कर सकते। इसे कहते हैं सब्सिडियरी अलायंस। तो सवाल यह है कि इसको स्वीकार करने वाला पहला राज कौन था? तो वो पहला राज का नाम है हैदराबाद। इसका नाम क्या है? हैदराबाद। यानी हैदराबाद जो है सबसे पहले स्वीकार किया 1798। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। तो ये दो टॉपिक हमने बताया। तो ये है पॉलिटिकल कॉजेस, यानी यहाँ पे हो रहा क्या रहा है कि राजनीतिक कारण छीना राजनीतिक शक्ति छीनी जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्या है इसको समझिए। सेकेंड है आर्थिक कारण। इसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिकल कॉजेस। आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या है? देखिए, भारत जैसे देश में जो लोकल उद्योग हुआ करते थे, जैसे हम बात करेंगे कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग थे। सेकंड है लघु उद्योग। ये सब को ना ब्रिटिश सरकार ने क्या कर दी? समाप्त कर दी। क्यों समाप्त कर दी? क्योंकि ब्रिटेन का बना हुआ वस्तु या जो मशीन से तैयार होते थे, वो आकर के इंडिया के मार्केट में छा गया, और वो काफी सस्ता होता था, जिसकी वजह से ये अपने आप खत्म हो गया। सेकेंड, अगला जो तीसरा पॉइंट हम बात करेंगे रेवेन्यू कलेक्शन की। तो जो रेवेन्यू कलेक्शन होती थी वो क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन क्या है? तो पहला पॉइंट है परमानेंट सेटलमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं जमींदारी व्यवस्था। परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है। सेकंड है रैयतवाड़ी सेटलमेंट। रैयतवाड़ी सिस्टम। ठीक। तीसरा हम बात करेंगे, तीसरा है महाल सिस्टम। महाल सिस्टम। ये तीनों सिस्टम की वजह से जो रेवेन्यू कलेक्शन की जिम्मेदारी सौंपी गई, इस सारे में शोषण किया गया। परमानेंट सेटलमेंट मतलब ये हुआ कि जमींदारी सिस्टम दिया गया, जमींदार के बेटा ही जमींदारी फॉलो करेगा। अर्थात इसमें सबसे पहले बंगाल में इसको लागू किया गया। बंगाल में। फिर बात करेंगे आ, बिहार का कुछ क्षेत्र में लागू किया गया। फिर महाराष्ट्र में ये लागू कर दिया गया। ठीक है। तो इसमें परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारों को अधिकार दिया गया रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए। इसलिए इस व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हो रहा था? इसमें इसमें ना इसमें किसानों को, यानी रैयत को दिया गया था लगान वसूलने के लिए। ठीक है, रैयत को दिया गया। ठीक है।
तीसरा क्या कर रहा है, महाल सिस्टम। तो महाल सिस्टम में क्या कर रहा है, वहां की मुखिया जो होते थे ना, उसको ये सौंपा गया। ठीक है ना, ये मुखिया को सौंपा गया कलेक्शन करने के लिए। वहां के पूरा जो इलाका होते थे उसका मुखिया को सौंपा गया था। तो ये है आर्थिक कारण। तीसरा जो हम बात करेंगे, वो तीसरा कारण क्या है जरा समझिए। थर्ड कारण हमने क्या लिखा, वो थर्ड कारण क्या है, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा क्या है, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेस। इट मीन्स सामाजिक एवं धार्मिक कारण। सामाजिक एवं धार्मिक कारण, ये कारण जो है काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अब जैसे देखिए, भारत जैसे देश में बहुत सारा कुप्रथा था, कुप्रथा था। ठीक है ना, जैसे हमारे यहाँ सती सिस्टम थे, सती सिस्टम था। ठीक है ना, हमारे यहाँ क्या था, एक सती सिस्टम था। ये एक तरह से मानिए कि घोर सिस्टम था, ये बेकार सिस्टम था, है ना, एक बेकार सिस्टम थे। सेकंड था, अ, इसे हम लोग कहते हैं बाल हत्या। बाल हत्या होते थे। ठीक है ना, बाल हत्या हो रहे थे। ठीक है, तो इन सब चीजों को सुधारने का काम किया भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा। जैसे 1829 में क्या किया गया, सती उन्मूलन, सती उन्मूलन कानून पास किया गया 1859 में। ठीक है, 1829 में। और 1856 में क्या किया गया, है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया गया। विधवा पुनर्विवाह पुनर्विवाह अधिनियम पास किया। ठीक है, हालांकि ये काम सही किया था अंग्रेज, लेकिन फिर भी भारत के लोगों में इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ा कि हमारे प्रथा को ही खत्म कर रहा है। ऐसे कंडीशन में लोग क्या किए, इसके खिलाफ आ गए। अब सती सिस्टम क्या है, ये सबको पता होना चाहिए कि जब कोई किसी पत्नी का हस्बैंड मरते थे, तो उनके लाश पर इस पत्नी को भी बांध लिया जाता था, बांध करके जलाया जाता था। और ठीक है ना, उनको नाम दिया जाता सती सिस्टम। फिर है बाल हत्या। तो बाल हत्या क्या होते थे, भगवान पर इनको जो है ना, भगवान या देवी के सामने इनको क्या किया जाता था, इसे शिशु हत्या भी कहते हैं। उन्हें क्या करते थे, उन्हें भगवान को भोग चढ़ाया जाता था। तो इस वजह से वो क्या हो रहा था, लोग लोग तो कहता था कि भाई ये हमारा सिस्टम है, हमारा प्रथा है। लेकिन अंग्रेज को ये बेकार लगा, इस सिस्टम को दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे तीसरा, अगला जो कॉजेज है वो क्या है, सैन्य कारण। इस अगला जो कारण है वो कौन सा कारण है, सैन्य कारण। सैनिक कारण जिसको कहते हैं, ये क्या है जरा समझिएगा। दरअसल बात ये है कि ब्रिटिश सेना में कई धर्म के लोग शामिल थे। तो एक तो हिंदू शामिल था। ठीक है, सेकंड है मुस्लिम शामिल है, सिख भी शामिल है, ये सारे लोग शामिल है। तो हिंदू को कहा गया कि तुम ना टीका मत लगाओ। ठीक है, मुस्लिम को कहा गया कि तुम दाढ़ी मत रखो, सिख को कहा गया कि तुम पगड़ी मत रखो। तो ये इस वजह से इनको लगा कि हमारे प्रथा को खत्म कर रहा है। दूसरी बात, हिंदुओं में एक परंपरा थी कि कोई भी समुंदर पार करना नहीं चाहते थे। मतलब अब ये जो सेना थे उनको समुद्र पार भेजा जाता था। इट मीन्स ये हो रहा था कि ये समुद्र को अपना देवता मानते थे। इस वजह से वो समुद्र पार करके वो दूसरा देश में जाना नहीं चाहते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने वो क्या किया, पॉलिसी पास की, जिसके जरिए सारे सेना को क्या करना होता था, वो जाना होता था। इसको लगा कि हमारी प्रथा को खत्म कर रहा है, तो उन्होंने भी विरोध कर दिया। अगला जो हम बात करेंगे, जो अब यहाँ पे होता क्या था कि भारत में जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ 10% भी गवाही देता है, और उसके एवज में अगर एक ब्रिटिश आ जाता है, तो 10 भारतीय के बराबर एक ब्रिटिश था। अर्थात भारतीयों को क्या करते थे, उन्हें कमजोर मान के चलते थे और अंग्रेज को ज्यादा मजबूत मानते थे। एक चीज और, ब्रिटिश सेना में जो हिंदू समुदाय के लोग थे या ब्रिटिश सेना में
जो इंडियन सेना थे, उन्हें सूबेदार के पोस्ट से ऊंचा का पोस्ट नहीं भी दिया जाता था। तो इस तरह से देखिएगा कि इनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। इस वजह से लोगों ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। अगला जो कारण है, वो कारण क्या है, तात्कालिक कारण। पांचवा जो हम लोग बात करेंगे, वो क्या है, तत्कालिक कारण, है ना। अब ये तत्कालिक कारण क्या है भाई, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। तत्कालिक कारण क्या है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्या था, अब जैसे देखिएगा, जो सेना थे, उसमें पुरानी राइफल हुआ करता था। पुरानी राइफल, इस पुरानी राइफल में क्या थे, ब्राउनवेस। इस पुरानी राइफल का नाम क्या था, ब्राउनवेस। तो ये सवाल पूछा जाता है, किस राइफल को पुरानी राइफल माना गया था, तो ब्राउनवेस को। तो ब्राउनवेस में जो है ना, ये पुरानी राइफल थी, इसके जहाँ पे एक नया राइफल लाया गया, नई राइफल लाई गई, जिसका नाम दिया गया एनफील्ड राइफल। याद रखिएगा, एनफील्ड राइफल, ठीक है। एनफील्ड राइफल लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। और इसमें होता क्या था कि कारतूस को दांत से काट करके भरना पड़ता था, ठीक है। तो लोगों में अफवाह फैल गई कि जो कारतूस होते थे ना, वो सूअर और गाय की चर्बी से तैयार होता था, उसमें लपटे होते थे। इसमें क्या हो रहा था कि लोगों को धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास किया गया था। अब हिंदू सुअर, अब जो है ना, गाय जो है, सॉरी, हिंदू जो है गाय नहीं खाते थे, और मुस्लिम सुअर नहीं खाते थे। इस वजह से लोगों ने क्या किया, हिंदू और मुसलमान दोनों मिल करके इस विद्रोह को अंजाम देना शुरू कर दिया। हिंदू और मुस्लिम्स, ये दोनों मिल जाते हैं और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं। आई होप ये बात समझ में आ गया होगा क्या क्या कारण है। यानी हम ये बताएं कि 1857 की क्रांति का कौन कौन से कारण हो गए। तो एक कॉजेस क्या हो गया, एक कॉजेस हो गया, 1 मिनट। एक कॉज हो गया पॉलिटिकल कॉज, सेकंड हो गया इकोनॉमिकल कॉज, तीसरा हो गया सामाजिक एवं धार्मिक कारण, चौथा हो जाता है सैनिक कारण, और पांचवा हो जाता है अ, तत्कालिक कारण। तो देखिए यहाँ से सवाल आता है, बीपीएससी में यहाँ सवाल पूछे जाते हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर बात समझ में आ गया होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नया आए हैं तो, और उसे शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आज वीडियो इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे आगे कि ये विद्रोह कहाँ से शुरुआत होती है, किस कारण से शुरुआत होती है, कहाँ तक फैलता है, इसका परिणाम क्या निकलता है। इस सब पर चर्चा हम लोग अगले दिन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।